So, hello everyone, and we will start the new definition from today. This is point number 12. तो सब लोग अपनी कॉपी में यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 12। और जो आज की हमारी डेफिनेशन होगी दैट इज कॉल्ड सप्लायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। दोस्तों ये जो सप्लायर वर्ड है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सप्लायर वर्ड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। और इसका मतलब क्या होता है डियर? सप्लायर का मतलब होता है एनी पर्सन सप्लाइंग, एनी पर्सन सप्लाइंग एंड शैल इंक्लूड। पहले एक बार लिख लो भाई इसको कॉपी में, फिर मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। पर्सन सप्लाइंग एंड शैल इंक्लूड एनी एजेंट। पर्सन सप्लाइंग एंड शैल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग एज सच on behalf of such supplier. Person supplying and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier. तो सप्लायर आजकल सेलर नहीं बोलते हैं, आजकल सर्विस प्रोवाइडर नहीं बोलते हैं, आजकल बोलते हैं सप्लायर, है ना। आजकल क्या बोलते हैं दोस्तों? सप्लायर। तो मैं बता दूं डियर, सप्लायर का मतलब है जो भी सप्लाई कर रहा है। अगर वो डायरेक्टली खुद के ऑन लेवल पर कर रहा है तो भी सप्लायर बोलोगे, और वो अगर किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर कर रहा है तो भी दोस्तों आप यहां पर सप्लायर वर्ड यूज करोगे, है ना। तो भी आप लोगों को यहां पर जो सप्लायर वाला वर्ड है उसको यूज करके चलना है। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है जो आपको अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में नोट करनी है, दैट इज कॉल्ड पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन बड़ी काम आती है डियर। जब आप लोग टैक्स लॉ पढ़ना स्टार्ट करोगे डियर, तो पर्सन का डेफिनेशन आपके बहुत काम आने वाला है। पर्सन किसको बोलते हैं? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर्सन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से है। यहां पर पर्सन का मतलब जो होता है वो सोसाइटी से है। सोसाइटी को भी हम यहां पर पर्सन बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट मैं बता दूं भैया, कॉरपोरेशन। जो कॉरपोरेशन होते हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब यहां गवर्नमेंट को भी पर्सन माना गया है। इफ गवर्नमेंट इज डूइंग एनी एक्टिविटी और डूइंग एनी सप्लाई, तो गवर्नमेंट विल ऑल्सो लाइबल टू पे जीएसटी। तो यहां सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सन है, स्टेट गवर्नमेंट पर्सन है, सोसाइटी पर्सन है, बाकी तो सब लोग जैसे इंडिविजुअल है, फर्म, कंपनी, ये तो सब पर्सन होते ही हैं। इन्हें भी दोस्तों यहां पर पर्सन माना गया है। सो दीज आर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड, राइट। इसके बाद द नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेसिपिएंट। जो नेक्स्ट डेफिनेशन मैं आप लोगों को यहां नोट करवाऊंगा दैट इज कॉल्ड रेसिपिएंट। और दोस्तों मैं बता दूं रेसिपिएंट का जो मीनिंग है वो यहां पर क्या है। रेसिपिएंट में आएगा भैया पर्सन हु इज लाइबल टू पे। पर्सन हु इज लाइबल टू पे दैट कंसीडरेशन पर्सन हु इज लाइबल टू पे दैट कंसीडरेशन, ठीक है, उसको हम पर्सन को हम रेसिपिएंट बोलते हैं। और सेकंड पॉइंट लिखिएगा, वेयर नो कंसीडरेशन टू whom the goods are delivered or made
अवेलेबल और मेड अवेलेबल और मेड अवेलेबल। और तीसरा पॉइंट आप यहां पर नोट करेंगे, वेयर नो कंसीडरेशन टू whom the service is rendered। तो रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? आजकल बायर वर्ड यूज नहीं होता है, आप किसी को बायर नहीं बोलोगे, राइट, आप बोलोगे रेसिपिएंट। अगर हम गुड्स एंड सर्विस को रिसीव कर रहे हैं तो वी आर कॉल्ड रेसिपिएंट, हम रेसिपिएंट हैं दोस्तों। अगर हम कंसीडरेशन पे कर रहे हैं तो वी आर रेसिपिएंट। तो अगर आपको यह जानना है कि भाई रेसिपिएंट कौन होता है, तो इसका सबसे सिंपल और बढ़िया तरीका है दोस्तों कि जो कंसीडरेशन पे करेगा उसको आप लोग रेसिपिएंट बोलकर चलोगे। जो कंसीडरेशन पे करेगा दैट इज कॉल्ड रेसिपिएंट। और अगर कंसीडरेशन नहीं है, मान लो जी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है, मैं आप लोगों को अभी सप्लाई कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, मान लो जी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां पर कंसीडरेशन ही नहीं है, तो भैया जब कंसीडरेशन ही नहीं है तो जिसको गुड्स डिलीवर किया जा रहा है, जिसको गुड्स अवेलेबल करवाया जा रहा है, उसे हम रेसिपिएंट बोलकर चलेंगे। द पर्सन इज कॉल्ड रेसिपिएंट। और वेयर नो कंसीडरेशन टू whom सर्विस इज रेंडर्ड, वेयर नो कंसीडरेशन टू whom द सर्विस इज रेंडर्ड। और अगर कंसीडरेशन नहीं है तो भैया जिसको सर्विस दी जा रही है, जिसको सर्विस दी जा रही है वही रेसिपिएंट है। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर कंसीडरेशन है माय डियर फ्रेंड्स, तो जो आपको कंसीडरेशन पे करेगा उसको आप लोग रेसिपिएंट बोलोगे। कंसीडरेशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, तो हम जिसको गुड्स डिलीवर कर रहे हैं वो रेसिपिएंट है। और देखो ये जो पहला पॉइंट है ना, मैं आपको बताऊं, ये वाला जो पहला पॉइंट है, दिस इज, ये पहला पॉइंट भैया गुड्स के लिए भी है और सर्विस के लिए भी है। वेदर इट इज अ मैटर ऑफ गुड्स और वेदर इट इज अ मैटर ऑफ सर्विसेज, दोनों के लिए है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड्स के लिए भी है और सर्विस के लिए भी है। लेकिन जो सेकंड नंबर का पॉइंट है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर गुड्स, और जो हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर सर्विस। तो अगर हम गुड्स की बात करते हैं, ठीक है, और अगर वहां कंसीडरेशन इज नॉट अवेलेबल, कंसीडरेशन नहीं है मान लो, तो भैया जिसको गुड्स डिलीवर होगा दैट शुड बी ट्रीटेड एज रेसिपिएंट। और अगर सर्विस के मामले में कंसीडरेशन नहीं है तो जिसको सर्विस दोगे दैट इज कॉल्ड रेसिपिएंट, राइट। तो ये डेफिनेशन बड़े काम की है डियर। तो आजकल सेलर और बायर वर्ड यूज नहीं करते हैं, आजकल हम लोग सेलर और बायर वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह हम यूज करते हैं सप्लायर और रेसिपिएंट। हम क्या वर्ड यूज करते हैं दोस्तों? सप्लायर और रेसिपिएंट। हम सप्लायर और रेसिपिएंट वर्ड यूज करते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ सर हम समझ गए हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आप लोगों को सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीएसटी। जिसने सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझ लिया उसके लिए चीजें बड़ी सिंपल हो जाती हैं। और मैं बता दूं डियर, जीएसटी पर आपका एक बहुत अच्छा होल्ड बन जाता है। अगर आप सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो यह मानकर चलना दोस्तों, आपका 50% एक तरह से ग्रिप बन जाएगा पूरे जीएसटी पर। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मन लगाकर दिल से पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना डियर, है ना। और अपनी कॉपी में भैया नया टॉपिक डाल लो, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। अच्छा ये जब कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, वी विल डू प्रैक्टिस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू बेस, उसका भी हम प्रैक्टिस करके चलेंगे, राइट। पक्की बात है। चलो तो हम यहां पर लिखेंगे भैया कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। दिस इज द टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ये जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, इसको मैं यहां पर
लिख कर चलूंगा और समझा कर चलूंगा आप लोगों को। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की पॉइंट को हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहां आप लिखोगे सेक्शन 7(1). सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे सेक्शन 7(1). अच्छा, ये जितने भी सेक्शन मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं ये सब किसके सेक्शन है? CGST एक्ट 2017 के। अच्छा, अगर आप CGST के सेक्शन पढ़ रहे हो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि SGST के सेक्शन अपने आप आपको लर्न हो जाते हैं डियर। तो ये सेक्शन जो 7 सबसेक्शन 1 है, दिस इज अ पार्ट ऑफ CGST एक्ट 2017, है ना? तो ये उसका पार्ट है। और आप यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे डियर। सेक्शन नंबर अगर आपको याद नहीं भी होता है सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको गारंटी देता हूं डियर, आप लोगों के नंबर नहीं डिडक्ट होने वाले, राइट? आप कॉन्सेप्ट को समझो बस। देखो, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा दोस्त। अच्छा सर, बिल्कुल, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां पर लिखोगे भैया, सबसे पहले लिखोगे सप्लाई इंक्लूड्स। बिल्कुल अच्छे से डिटरमाइंड होकर बैठ जाओ भाई, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है आप लोगों को। सप्लाई इंक्लूड्स, और इसमें सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? यहां पर दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? सप्लाई में पहला पॉइंट आप लिखोगे ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर। सेल बोलो, ट्रांसफर बोलो, है ना? बार्टर बोलो, एक्सचेंज बोलो, एक्सचेंज। लाइसेंस बोलो, लाइसेंस। रेंटल बोलो, लीज बोलो, और डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर आ कंसीडरेशन by a person in course of इसको केस ऑफ की जगह लिखोगे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो जो पहला नंबर का पॉइंट है दोस्तों वो ये कहता है कि सप्लाई का मतलब गुड्स भी हो सकता है और सप्लाई का मतलब सर्विस भी हो सकता है और सप्लाई का मतलब बोथ भी हो सकता है। तो आजकल भैया गुड्स में और सर्विस में नो डिफरेंस। वेदर यू आर सप्लाइंग गुड्स, वेदर यू आर सप्लाइंग सर्विसेज और वेदर यू आर सप्लाइंग बोथ। ठीक है, आप गुड्स की सप्लाई दो या आप सर्विसेज की सप्लाई दो या आप दोनों की सप्लाई दो। ठीक है, सच एज। तो दोस्तों सच एज का क्या मतलब है यहां पर? सच एज का मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट अ कंप्लीट लिस्ट। सच एज का मतलब दिस इज नॉट अ कंप्लीट लिस्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल। इट मे बी सेल, ये सेल भी हो सकती है दोस्तों, ये ट्रांसफर भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, दिस मे बी ए ट्रांसफर, दिस मे बी अ बार्टर सिस्टम, दिस मे बी एक्सचेंज। एक्सचेंज समझते हो? जैसे मैंने अपना पेन आपको दे दिया और आपने अपनी कॉपी मेरे को दे दी, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। यू कैन से बार्टर सिस्टम। किसी चीज को लाइसेंस पर देना, है ना,
किसी को रेंट पर देना, किराए पर देना, किसी चीज को लीज पर देना, लीज पर, किसी चीज को फाइनली ऐसे ही एवं ही डिस्पोज करना, है ना। तो ये सब चीजें भी भैया क्या होती हैं, सप्लाई होती हैं। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो भाई, सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई के अंदर गुड्स भी आएगा, सर्विस भी आएगी, दोनों भी आएंगे। कई बार ऐसा भी होता है डियर, जहां पर गुड्स भी इन्वॉल्व होता है और वहां पर सर्विस भी इन्वॉल्व होती है। सो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। उसमें सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब आते हैं डियर। इन सब को हम सप्लाई बोलकर चलेंगे। बेचना, ट्रांसफर करना, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज करना, किसी को लाइसेंस बेसिस पर देना, ये सब सप्लाई है, ठीक है। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन, और भैया यहां पर कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है, मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है। बाई अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, सप्लाई का मतलब गुड्स भी है, सप्लाई का मतलब सर्विस भी है, और सप्लाई का मतलब बोथ भी है। इसमें सेल भी आएगा, ट्रांसफर भी आएगा, बार्टर भी आएगा, एक्सचेंज भी आएगा, यहां पर लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल सब आएंगे। मतलब एक तरह से लॉ मेकर ने हर चीज को सप्लाई मानने की कोशिश करी है। कंसीडरेशन होना मस्ट है माय डियर फ्रेंड्स। विदाउट कंसीडरेशन हम जो क्लॉज नंबर हमारा ए है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो कंसीडरेशन का होना मस्ट है, हाईलाइट करके रख लो। और ये सब काम होना चाहिए इन दी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब आप बोलोगे सर ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कोई भी काम जो आप बिजनेस के फर्दरेंस में कर रहे हो, इन और इन रिलेशन टू बिजनेस कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डियर, मान लो आपके घर पर दिवाली की सफाई होती है नहीं होती है, सच सच बताना, कमेंट करके बताना डियर मेरे को, होती है ना। तो उसमें जो रद्दी का सामान निकलता है आप बेचते हो उसको, आप उसको सेल करते हो, बिल्कुल करते हैं सर सेल, ये देखो जी सेल करते हो आप उसको, पैसे भी मिलते हैं आप लोगों को। मुझे बताओ डियर वेदर इट इज अ सप्लाई और नॉट। प्लीज कमेंट करके जरूर बता दो, क्या उसको सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे। दोस्तों मुझे कमेंट करके प्लीज बता दीजिए कि हम उसको सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे। प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा भैया उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि दैट इज नॉट योर बिजनेस, क्योंकि ये आपका बिजनेस नहीं है। और बिजनेस की डेफिनेशन मैं पहले बता चुका हूं, ये आपका बिजनेस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, तो हम उसको सप्लाई नहीं बोल सकते। तो घर से आप रद्दी बेच रहे हो तो वो सप्लाई नहीं है, वहां कंसीडरेशन भी है, वहां पर सेल भी हो रही है, एवरीथिंग, बट इट इज नॉट इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, राइट। उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। चलिए बी नंबर का पॉइंट लिखो भाई, बी नंबर का पॉइंट क्या बोलता है आप लोगों को। आप लोगों को यहां पर पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है, समझो इस बात को। इंपोर्टेशन, ओहो, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर आ कंसीडरेशन, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर आ कंसीडरेशन, whether or not in the course or furtherance of business. Importation of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. दोस्तों अगर आप इंडिया के बाहर से सर्विसेज को क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो। अच्छा कोई बताएगा डियर यहां पर गुड्स का नाम क्यों नहीं है।
क्योंकि दोस्तों जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो कस्टम ड्यूटी लगती है, तो वो तो कस्टम ड्यूटी का मैटर है। और मैं आपको बता दूं डियर, कस्टम ड्यूटी इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी टिल द डेट। तो यहां पर लिखा हुआ है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। अगर हम सर्विसेज को इंपोर्ट करेंगे वो भी कंसीडरेशन के बदले में, यहां पर भी दोस्तों क्या होना जरूरी है भाई, कंसीडरेशन होना जरूरी है। वेदर और नॉट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेदर और नॉट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दोस्तों हम उसे बिजनेस के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हम बिजनेस के लिए इंपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमने सर्विस को इंपोर्ट किया है भाई और हमने उसका पैसा दिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो क्लॉज नंबर बी है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा क्लॉज नंबर बी है भैया, वहां पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का होना जरूरी नहीं है, लेकिन कंसीडरेशन होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, कंसीडरेशन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है या नहीं? हां सर बात समझ में आ रही है। सो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये काम बिजनेस के लिए हो या ना हो डजेंट मैटर, राइट? पक्की बात है? यस सर। ओके सर, बात समझ में आ गई। तो पॉइंट नंबर बी एक ऐसा पॉइंट है डियर पूरे जीएसटी में, ध्यान से सुनिएगा, पूरे जीएसटी में जहां पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, राइट? ओके सर। इसके बाद आप लोग लिखेंगे क्लॉज नंबर सी। व्हाट इज क्लॉज नंबर सी माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन करो। एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1। एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1। एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं दोस्तों जो आप लोगों को शेड्यूल नंबर 1 में बताई गई है ना? कहां बताई गई है भाई? शेड्यूल नंबर 1 में बताई गई है। एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1। तो यहां पर कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको शेड्यूल नंबर 1 में बताया गया है, राइट? सो देयर आर सम एक्टिविटीज विच आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1 मेड, कॉमा लगा के लिखेंगे, मेड और एग्रीड टू बी मेड, मेड और एग्रीड टू बी मेड, मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन। एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, शेड्यूल नंबर 1 जीएसटी में बना हुआ है और ये शेड्यूल नंबर 1 पता है क्या है डियर? इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है जहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी है, जहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी आप उसको सप्लाई मानोगे, आपको सप्लाई मानना पड़ेगा डियर, कोई इलाज नहीं है। देयर आर सम एक्टिविटीज विच आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड। आपने वो एक्टिविटीज कर दी है या फ्यूचर में करोगे विदाउट कंसीडरेशन। दोस्तों ये एक बहुत जबरदस्त चीज है कि कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी क्या मानना पड़ेगा? सप्लाई। मैं आपको प्रॉपर रीजन दूंगा, मैं आपको लॉजिक दूंगा, मैं आप लोगों को ये शेड्यूल नंबर 1 पढ़ाऊंगा। देयर आर सम एक्टिविटीज की जहां पर कंसीडरेशन ना होने पर भी आपको सप्लाई मानकर चलना है। और दोस्तों जब आप सप्लाई मानकर चलोगे इसका मतलब वहां जीएसटी वाली बात आएगी ही आएगी, राइट?
सो एनीथिंग, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो भैया आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इज इट क्लियर और नॉट? आप लोगों को क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, हमें आपकी बात बहुत जोर से समझ में आ गई है। पक्की बात है? हाँ सर, बहुत ही पक्की पक्की वाली बात है। चलो जी, तो ये सारा पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए यहां पर क्लियर कर दिया है। सो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन। ओके, चलो जी, तो ये 7.1 हमारा, मैं आपको भी पढ़ाऊंगा डियर शेड्यूल 1, थोड़ा सा रुक जाओ। तो ये सेक्शन 7.1 के तीनों क्लॉज हो जाते हैं ए, बी और सी। क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर बी एंड क्लॉज नंबर सी, ये 3 क्लॉज हैं डियर। सप्लाई की डेफिनेशन के ये 3 क्लॉज 7.1 ए, 7.1 बी, 7.1 सी, राइट। आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, क्वेश्चंस बनेंगे इनमें से, और अभी मैं इनका डिटेल भी आप लोगों को लिखवाऊंगा। चलिए पहले हम थोड़ा सा लॉ वाला पार्ट समझ लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा एनालिसिस भी कराऊंगा इसका। ओके सर, इसके बाद दोस्तों सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A, पहले सब सेक्शन 1 हमने पढ़ा था, अब हम सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A पढ़ने जा रहे हैं। और ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A क्या है दोस्तों, बता देता हूं। वेयर certain activities constitute a supply, where certain activities constitute a supply in subsection 1 treated in subsection 1 treated either as supply of goods or supply of services, supply of goods or supply of services as referred to in शेड्यूल 2। तो दोस्तों सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो, राइट, वहां पर उन एक्टिविटीज के बारे में ही बात की गई है जो आपने 7.1 में पढ़ी है। मतलब 7.1A कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो आपके सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझाता है। नो, 7.1A आपको सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं समझाता। सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को 7.1 ही बताता है। तो सर फिर 7.1A हमें क्या बताता है? दोस्तों जो चीज आपने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में पढ़ी है, राइट, वेदर इट इज अ मैटर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, वेदर इट इज अ मैटर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो ये सब सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A आप लोगों को ये कहता है कि हमने एक शेड्यूल नंबर 2 बनाया है डियर, और ये शेड्यूल नंबर 2 आपको ये बताएगा डियर कि आप किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे और आप किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे। तो आपको डियर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर बाद एनालिसिस में बनवाऊंगा। तो वो एक ऐसी लिस्ट है माय डियर फ्रेंड्स, वो एक ऐसी लिस्ट है जहां पर आप लोगों को बताया गया है कि आप किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलो और आप किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलो। इसकी आप लोगों को एक कंप्लीट लिस्ट वहां पर मिल जाती है। तो कंप्लीट लिस्ट है डियर, और ये कंप्लीट लिस्ट आप लोगों को शेड्यूल नंबर 2 के अंदर मिलती है डियर। ये जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं दैट इज गिवन इन शेड्यूल नंबर 2 माय डियर फ्रेंड्स। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। हां सर, हमें आपकी बात बहुत जोर से समझ में आ गई। तो देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जो आपने सबसेक्शन 1 में पढ़ी, सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई सबसे पहले उसमें कंसीडरेशन वाली बात थी और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फिर दूसरा जो पॉइंट था उसमें आपने पढ़ा था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, वेदर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो या ना हो, कंसीडरेशन का होना वहां भी जरूरी था। फिर थर्ड पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंदर क्या पढ़ा था आप लोगों ने थर्ड पॉइंट में,
उसमें आपने ये पढ़ा था कि भाई कंसिडरेशन ना होने पर भी कई चीजों को सप्लाई मानते हैं, जो कि शेड्यूल नंबर 1 में है। तो वो जो 3 आपने पढ़े थे डियर, लेकिन इट इज वेरी कंफ्यूजिंग मैनी टाइम्स वेदर इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोले और वेदर इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोले। ये बात दोस्तों आप लोगों को 7(1)(a) बताता है। ये वाली जो बात है डियर, ये आप लोगों को जो सेक्शन 7(1)(a) है ना, वो आपको बताता है। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। यस और नो? हां सर, हमें बात बहुत जोर से समझ में आ गई है, राइट। चलो जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, चलिए इसको लिख लो भाई। फिर मैं एनालिसिस जब कराऊंगा ना पूरे सेक्शन 7 का, तो मैं आपको एग्जाम्पल वगैरह सब देकर चलूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी मैं आपको लॉ वाला पार्ट समझा रहा हूं, जिसको हम लोग बेयर एक्ट बोलते हैं, राइट, जिसको हम लोग बेयर एक्ट बोलते हैं। तो सेक्शन 7(2) में लिखो भाई, ये जो सेक्शन 7(2) है इसमें लिखो सबसे पहले क्लॉज ए, और इसमें लिखिए भैया एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 3, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 3, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 3। और पॉइंट नंबर बी भी लिख लो, फिर एक साथ क्लियर कर दूंगा। सच एक्टिविटीज अंडरटेकन, अंडरटेकर नहीं, अंडरटेकन, अंडरटेकन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी, सच एक्टिविटीज अंडरटेकन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी engaged as public authorities, such activities undertaken by central government oblique state government or any local authority engaged as public authority as may be notified by the गवर्नमेंट। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में 2 क्लॉज हैं डियर, एंड यू शुड नो वेरी वेल। देखो मैं 7(2) को एक तरह से नेगेटिव लिस्ट बोल सकता हूं। नेगेटिव लिस्ट का मतलब ये जो डेफिनेशन है डियर, ये शुरू में इंक्लूजन पार्ट बताती है। 7(1) और 7(1)(a) में इंक्लूजन पार्ट है। 7(2) डियर एक्सक्लूजन पार्ट है डेफिनेशन का। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। मैं आप लोगों को सेक्शन 7(2) में ये कहने जा रहा हूं कि देयर आर सम एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन, देयर आर सम एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 3, जो कि कहां बताई गई है आपको, शेड्यूल नंबर 3 में। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि शेड्यूल नंबर 3 में लिखे हुए हैं। तो शेड्यूल 1 में तो क्या लिखा हुआ है भैया, वो एक्टिविटी जहां पर कंसीडरेशन ना होने पर भी सप्लाई मानना है, जहां पर कंसीडरेशन ना होने पर भी सप्लाई मानना है। शेड्यूल 2 में आपको वो गुड्स और सर्विसेज के बारे में बताया है कि कब आप उनको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे, कब आप उनको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे, राइट। और शेड्यूल नंबर 3 जो आपके सामने आने वाला है, उसमें दोस्तों सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस आर देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 3, है ना। और शेड्यूल 3 पता है क्या है डियर, जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन के बारे में बताऊंगा इन शेड्यूल नंबर 3 जिनको लॉ मेकर ने सप्लाई मानने से मना कर दिया।
क्योंकि अगर उनको सप्लाई मानेंगे तो दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पर गुड्स भी है, वहां पर सर्विस भी है, वहां पर कंसीडरेशन भी है, एवरीथिंग, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना चाहती। तो जिन एक्टिविटीज और जिन ट्रांजैक्शंस पर गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाना चाहती, गवर्नमेंट ने उन सारी एक्टिविटीज को उठाकर शेड्यूल नंबर 3 में डाल दिया, राइट। तो शेड्यूल नंबर 3 पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन में मान लो कोई ऐसी चीज आ गई विच इज अ पार्ट ऑफ शेड्यूल नंबर 3 और आपने उसको सप्लाई मानकर जीएसटी लगा दिया, तो दोस्तों ये बहुत गलत हो जाएगा। आप मेरी बात मानकर चलो, ये बहुत गलत हो जाएगा, राइट। तो ये वाली बात है। एंड व्हाट इज पॉइंट नंबर बी, सच एक्टिविटी ट्रांजैक्शन बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा जिन्हें कौन कर रहा है, जिन्हें कौन कर रहा है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या कोई लोकल अथॉरिटी कर रही है, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, जिन्हें लोकल अथॉरिटी कर रही है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, एज अ पब्लिक अथॉरिटी, एज मे बी notified by the government. So there are certain activities or transactions which is undertaken by central government, state government or any local authority, engage as a public authority, as may be notified by the government, as may be notified by the government. तो सरकार ने भी डियर कुछ चीजों को नोटिफाई किया है, आप टेंशन मत लो डियर, ये सारा एनालिसिस अभी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, ठीक है। और लास्ट में डियर यहां पर लिख लो, लिख लो शैल बी ट्रीटेड, ये बात मैं इसके लिए लिखा रहा हूं, शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज आ सप्लाई ऑफ goods, neither as a supply of goods nor a supply of services, shall be treated neither as a supply of goods or nor a supply of service। ना तो उनको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा और ना ही उनको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये जो 7.2 आपने पढ़ा है ना डियर, ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को अभी तक जो भी पढ़ा है ना उसका एनालिसिस कराऊंगा, सेक्शन 7 का कंप्लीट एनालिसिस मैं आप लोगों को यहां पर करवाने वाला हूं। तो आप लोगों को यहां पर राइट डाउन करना है, पक्की बात है जी? हाँ सर। एनालिसिस नोट कर लो, और एनालिसिस में दोस्तों पहला पॉइंट आप लिखोगे इंक्लूसिव डेफिनेशन। अच्छा दोस्तों मुझे है ना कमेंट करके जरूर बताना, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर देना, ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, कि आपको लिखकर पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। दोस्तों मुझे अगर आप कमेंट करके बताओगे मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट। मैं जानना चाहता हूं डियर, क्या आप ये जो राइटिंग प्रैक्टिस करते हो इससे आपको ज्यादा समझ में आता है या सीधा प्रिंटिंग से रीडिंग लगाकर ज्यादा समझ में आता है? मुझे जरूर बताना दोस्तों प्लीज। तो सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे इंक्लूसिव डेफिनेशन एनालिसिस में, और सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो दो बातें आप लोग लिख लो एनालिसिस में, एक तो लिख लो इंक्लूसिव डेफिनेशन और दूसरा आप लिख लो भैया लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है, लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। जैसे मैं आपको बताऊं डियर, आपने सबसे पहले सेक्शन 7(1)(a)(b)(c) तीनों आपने पढ़े, और वो तीनों जो A B C क्लॉज है ना वो आप लोगों को इंक्लूसिव डेफिनेशन के बारे में बताते हैं, राइट। अब यहां पर दोस्तों आपको कुछ एग्जाम्पल्स नोट करने हैं, जैसे एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज।
आपने डेफिनेशन में पढ़ा डियर एक्सचेंज वर्ड, आपने डेफिनेशन में एक्सचेंज वर्ड को पढ़ा है ना, आपने डेफिनेशन में एक्सचेंज वर्ड को पढ़ा। एक्सचेंज वर्ड में क्या लिखा हुआ था? न्यू कार परचेज, नई कार खरीदी है ना भाई, नई कार खरीदी, रुपए थे उसके 5 लाख, नई कार खरीदी 5 लाख रुपए की, ठीक है, नई कार खरीदी 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपीस की नई कार खरीदी, सप्लाई करी आपने, इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार, इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार विद मॉनेटरी कंसीडरेशन। मतलब आप नई कार खरीदते हो 5 लाख रुपए की, इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार विथ मॉनेटरी कंसीडरेशन। जैसे सपोज करो आपकी ओल्ड कार का कीमत उन्होंने 1 लाख रुपीज लगाया और आपको 4 लाख रुपया कैश देना पड़ा, तो आपने क्या किया भाई, 4 लाख रुपया तो कैश पे किया, दिस इज योर मॉनेटरी कंसीडरेशन। और दोस्तों आपने ओल्ड कार दे दी 1 लाख रुपीज की, तो आपकी सप्लाई कितनी मानी जाएगी? 5 लाख की मानी जाएगी। तो आप जो नई कार खरीद रहे हो और बदले में पुरानी कार भी दे रहे हो और विद सम मॉनेटरी कंसीडरेशन, सो दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो यहां पर वो जो 1 लाख का एक्सचेंज हुआ है, दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई, उसको सप्लाई मानना पड़ेगा डियर आप लोगों को, राइट। जैसे दोस्तों अगर मैं यहां पर बार्टर सिस्टम की बात करूं, बार्टर सिस्टम, तो ये बार्टर सिस्टम क्या होता है डियर? जैसे एक तो होता है डॉक्टर, एक तो डॉक्टर होता है और एक होता है बार्बर। बार्बर का मतलब होता है जी नाई, नाई होता है ना, नाई का मतलब समझते हो, जो कटिंग करता है, हेयर ड्रेसर जो होता है, सैलून वाला। तो डॉक्टर का काम क्या है भाई? डॉक्टर का काम होता है प्रोवाइड्स मेडिकल कंसल्टेंसी। डॉक्टर का काम होता है भाई दवाई वगैरह देना, डॉक्टर का काम होता है मेडिकल कंसल्टेंसी देना, राइट। और इसके बदले में जो बार्बर था डियर, उसने डॉक्टर के पता है क्या कर दिए? कट कर दिए डॉक्टर हेयर्स, जो डॉक्टर के बाल थे उसकी कटिंग कर दी। तो उसने भी पैसे नहीं लिए, उसने भी नहीं लिए, डॉक्टर ने कंसल्टेंसी दी और बार्बर ने जो है उसके हेयर कट कर दिए। तो दोस्तों मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ, मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि आप इसको सप्लाई मानोगे या नहीं मानोगे? इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई और नॉट? दोस्तों मुझे प्लीज कमेंट करके बता दो कि आप इसको सप्लाई मानोगे या नहीं मानोगे। प्लीज कमेंट करके बता दो मुझको। सर हम इसको पक्का सप्लाई मानेंगे। दोस्तों जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी कंसीडरेशन हो। ये जो बार्टर सिस्टम होता है कि आपने कोई काम किया, दूसरे ने आपको उसके बदले में कोई काम कर दिया, तो डॉक्टर ने मेडिकल कंसल्टेंसी की सर्विस दी, कंसीडरेशन में उसका हेयर कट हो गया। बार्बर ने हेयर कट किया, कंसीडरेशन में उसको मेडिकल कंसल्टेंसी मिल गई, राइट। सो दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है, पक्का? यस। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझ में आया, लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि आपने जब 7(1) पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था सच एज। तो सच एज का मतलब होता है डियर बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो सकती है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें कवर हो सकती है। पॉइंट नंबर 3 ये क्या है? लाइसेंस, लीज एंड रेंटल्स covered under the supply of service, supply of service in शेड्यूल नंबर 2। तो लाइसेंस पर देना, लीज पर देना, किराए पर देना, ये सब क्या कहलाता है दोस्तों?
ये सब कहलाता है सप्लाई ऑफ सर्विस। और ये बात आप शेड्यूल नंबर 2 पढ़कर भी देख सकते हो। तो शेड्यूल नंबर 2 में जो लिस्ट है ना, वो आपको सप्लाई की लिस्ट नहीं दी गई है। शेड्यूल नंबर 2 में आपको ये बताया गया है कि किसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। तो लीज पर देना, किराए पर देना, रेंट पर देना, ये सब माय डियर फ्रेंड सप्लाई ऑफ सर्विस होता है ना। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, दैट इज कॉल्ड आर्ट वर्क। आर्ट वर्क सेंट बाई आर्टिस्ट टू गैलरी। आर्ट वर्क सेंट बाई आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन। एग्जीबिशन इज नॉट आ supply. Art work sent by artist to gallery for exhibition is not a supply. इसको एक बार लिख लो भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। डेफिनेटली एग्जामिनर यहां पर क्वेश्चन बना सकता है आप लोगों के लिए, इसको जरूर लिख लो आप लोग। क्या है ये, सुनो, इसमें लिख लो, बिकॉज नो कंसीडरेशन, because no consideration flows but when only buyer select a particular artwork display at the gallery, actual supply takes place। तो यहां पर ये लिखा हुआ है भैया, ये जो आर्ट वर्क होता है ना, विच इज सेंट बाई द आर्टिस्ट टू द गैलरी फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई। दोस्तों दिल्ली के अंदर कोई एग्जीबिशन लगने वाली है, यू नो एग्जीबिशन, गए होंगे आप लोग कई बार। तो मैं जैसे सपोज करो आर्टिस्ट हूं, मैं आर्टिस्ट हूं, मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने यहां पर एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनाई। कभी कभी जब मैं मूड में होता हूं डियर, तो मैं मूड में समझते हो ना, तो मैं पेंटिंग बनाता हूं डियर, सच्ची मैं पेंटिंग बनाता हूं। तो मैं क्या करता हूं डियर, वो जो मेरी पेंटिंग होती है, अब मेरे को पता चला यार दिल्ली के अंदर है ना कोई एग्जीबिशन लगने जा रही है, तो मैंने वो जो पेंटिंग थी ना वो कहां भेज दी, दिल्ली वाली एग्जीबिशन के लिए भेज दी। ठीक है, ये पेंटिंग मैंने दिल्ली में जो एग्जीबिशन होने जा रही थी वहां पर भेज दी। लेकिन डियर अभी गारंटी नहीं है कि मेरी पेंटिंग वहां पर सेल हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी उसको जस्ट सेंड किया है। मतलब मेरी पेंटिंग जयपुर से दिल्ली जा रही है, राइट, फॉर एग्जीबिशन। अब हो सकता है डियर कि एग्जीबिशन में किसी को पसंद आ जाए और वो उसको परचेज कर ले, और ऐसा भी हो सकता है कि डियर पसंद ना आए तो वापस लौट कर आ जाएगी, लौट के बुद्धू घर को आए। तो अब मैं क्या करूं दोस्तों, अब मैं क्या करूं, तो मैं आप लोगों को दोस्तों यहां पर क्लियरली बता दूं, मैं आप लोगों को यहां पर दोस्तों क्लियरली बता दूं, इट इज नॉट ए सप्लाई। जब मैं जयपुर से दिल्ली लेकर जाऊंगा तो ये मैं केवल वहां पर सेंड कर रहा हूं, इट इज नॉट ए सप्लाई, नो कंसीडरेशन, नो सेल। हां, जब वहां पर कोई इसको परचेज कर लेगा देन इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, लेकिन ये अभी सप्लाई नहीं है, बिकॉज नो कंसीडरेशन फ्लो। बट वेन ओनली बायर सेलेक्ट अ पर्टिकुलर आर्टवर्क डिस्प्ले एट द गैलरी, एक्चुअल सप्लाई टेक्स प्लेस, तब सप्लाई होगी डियर, तब हम इसको सप्लाई बोलेंगे। अच्छा, इंटर बोलेंगे या इंट्रा बोलेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपका, देखता हूं आप क्या बताते हो। मैं जयपुर राजस्थान से दिल्ली लेकर गया था, इट इज नॉट ए सप्लाई, फिर वहां किसी को पसंद आ गई तो उसने खरीद ली दिल्ली के अंदर, तो मैं इसको इंटर सप्लाई बोलूंगा या इंटरा बोलूंगा।
दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ क्या बोलूंगा मैं इसको। देखता हूं कौन पहले जवाब देता है, फटाफट बताओ क्या बोलूंगा मैं इसको। बोलो ना, बोलते काई नहीं हो, बोलो बोलो। यस दैट इज इंटर। माना वो दिल्ली के अंदर खरीदी गई है लेकिन जो सप्लायर है वो यहां का है और प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में हो रही है, इसका मतलब दोनों अलग अलग स्टेट में है, तो इट शुड बी ट्रीटेड एज इंटर सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए दोस्तों आज हम अपनी क्लास का यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो भाई, है ना। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है। और फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।